हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लियो करियर ज्योग्राफी क्लासेस। आज से हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आई होप आप लोगों ने सिलेबस सेशन को पूरी तरह से देख लिया होगा। अगर नहीं देख पाए हैं तो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक पृथ्वी और उसकी उत्पत्ति। आकृति में हमारी पृथ्वी लकवक्ष या गोलाव लिए हुए है। गोलाव मीन्स ओब्लेट। इसका मतलब है ध्रुव पर यह चपटा दिखाई देता है और भूमध्य रेखीय व्यास है 12,757 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इस प्रकार ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर मात्र 43 किलोमीटर का है। साथ ही भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार परिधि में अंतर 67 किलोमीटर का है। हमारी पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य के चारों ओर घूमती है और यह एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। साथ में यह अपनी धुरी पर भी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसकी गति 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर घूमती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात तथा वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसमें दो टर्म्स है, घूर्णन गति और परिभ्रमण। घूर्णन मीन्स रोटेशन और परिभ्रमण मीन्स रिवॉल्यूशन। घूर्णन गति मीन्स पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और परिभ्रमण गति मीन्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घवृत्तीय या इलिप्टिकल है। इस कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण दो स्थितियाँ आती है। पहली स्थिति है उपसौर या सूर्य नीच, जिसे अंग्रेजी में पेरिहेलियन कहते हैं। दूसरी स्थिति है अपसौर या सूर्योच्च, जिसे अंग्रेजी में एपहेलियन कहते हैं। अपसौर या सूर्योच्च या एपहेलियन की स्थिति 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़कर 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना गर्मी का महीना होता है, तो उस समय मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाने के कारण 7% गर्मी कम लगती है और दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय ठंड का मौसम होने के कारण 7% अधिक ठंडा पड़ता है। उपसौर या पेरिहेलियन की स्थिति 3 जनवरी को होती है, जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी घटकर 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर रह जाती है, जिससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम संबंधी दो तरह की दशाएं देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी को ठंड का समय होता है, जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी घट जाने के कारण सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक हो जाती है, जिससे 7% ठंडा कम पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी का समय होता है, जिससे सूर्य और पृथ्वी की दूरी घट जाने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 7% गर्मी अधिक झेलनी पड़ती है। आई होप आप लोगों ने पेरिहेलियन और एपहेलियन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। फिर भी उत्तरी गोलार्ध के सापेक्ष में एक बार फिर से बता देती हूँ। उपसौर या पेरिहेलियन के समय उत्तरी गोलार्ध में जितनी ठंडी पड़नी चाहिए उससे 7% कम ठंडी पड़ती है, जबकि अपसौर या एपहेलियन के समय जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7% कम गर्मी पड़ती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के लोग अधिक गर्मी और अधिक ठंडी दोनों की स्थिति से बच जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं पृथ्वी के अक्षीय झुकाव या एक्सियल इंक्लिनेशन और दीर्घवृत्तीय या इलिप्टिकल पाथ के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष तल के सापेक्ष या ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और दीर्घवृत्तीय पथ के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी 4 स्थितियां उत्पन्न होती है, जिसमें 2 आयनांत या सॉलिस्टिस की स्थिति होती है और 2 विषुव या इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। आयनांत में है ग्रीष्म आयनांत और शीत आयनांत। ग्रीष्म आयनांत की स्थिति 21 जून को होती है, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रातें छोटी होती है, जबकि शीत आयनांत की स्थिति 22 दिसंबर को होती है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब देखते हैं विषुव को। विषुव की स्थिति
या इक्विनॉक्स की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, जिस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से चमकती है, जिस कारण पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे अब इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर कर्क संक्रांति 21 जून को होती है, उसके 3 महीने के ठीक 3 महीने के बाद 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है, और इसके बाद सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर खिसककर मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जो 22 दिसंबर का समय होता है। इसके बाद फिर से सूर्य की किरणें उत्तर की ओर शिफ्ट होती हैं, जब 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से चमकती है। इस प्रकार सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में साल में 4 बार परिवर्तन होता है। तो देखा हमने कि पृथ्वी की सामान्य जानकारी हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास 500 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है, जिसके संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसे हम 2 प्रकार से विभक्त करके अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है द्वैतवादी या ड्युअलिस्टिक थ्योरी, और सेकंड है अद्वैतवादी या मोनिस्टिक थ्योरी। अद्वैतवादी में बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ एक ही वस्तु से हुई है। इसके मुख्य ज्ञाता हैं कांट और लाप्लास, जिन्होंने अपनी संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है। इसके अलावा लोकियर का उल्कापिंड परिकल्पना और रोशे की परिकल्पना आदि सम्मिलित है। अब देखते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जो 1755 ईस्वी में दिया गया है। इमैनुअल कांट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अ जनरल थ्योरी ऑफ हेवन। इसमें कांट ने लिखा है, मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखलाऊं। कांट के अनुसार ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ या प्रीमोडियन मैटर बिखरे हुए थे, जो अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। कांट ने बाद में यह मान लिया कि ये कठोर, शीतल और गतिहीन पदार्थ आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराने लगे। फलस्वरूप उसमें ताप और गति प्रारंभ हुई, जो निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गया। केंद्र प्रसारी बल के कारण निहारिका के मध्य भाग उभरने लगा। अत्यधिक तीव्रता के कारण पदार्थ एक छल्ले के रूप में बाहर निकला। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण 9 अलग अलग छल्ले बाहर निकले, जो वर्तमान में नवग्रह के रूप में विद्यमान है। एक दूसरी परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना, जो 1796 में लाप्लास महोदय द्वारा दिया गया है। लाप्लास ने एक पुस्तक लिखी थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें कांट की गैसीय परिकल्पना में उत्पन्न हुए कमियों के आधार पर निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। इन्होंने निहारिका को आद्य रूप से ही घूर्णन युक्त माना है। निरंतर घूमती हुई निहारिका में गुरुत्वाकर्षण और संघनन के कारण संकुचन से वेग अधिक बढ़ गया, जिसके कारण निहारिका के आकार और आयतन में ह्रास होने लगा। अपकेंद्रीय या केंद्र प्रसारी बल के कारण निहारिका का मध्यवर्ती भाग भार विहीन होकर उभरने लगा और छल्ले के रूप में अलग होने लगा। आगे चलकर लाप्लास ने बताया है कि निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला। कालांतर में इस एक छल्ले से 9 अलग अलग छल्ले बने। अब देखते हैं ड्युअलिस्टिक थ्योरी या द्वैतवादी संकल्पना, जिसे बाइपेरेंटियल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस संकल्पना में ग्रहों की रचना 2 तारे के संयोग से मानी गई है, जिसके प्रतिपादक है चैम्बरलिन 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज ज्वारीय परिकल्पना, रसेल के द्वारा दिया गया है द्वैतारक परिकल्पना, सुपरनोवा हाइपोथेसिस होयल और लिटिलटन के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे ओटो स्मिड, अल्फ वेन रोसजेन, एसी बनर्जी, डॉक्टर वी सेवेरस्की, क्वीपर, जॉर्ज लेमेत्रे आदि ने द्वैतवादी संकल्पना का प्रतिपादन किया है। इसमें जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इन्होंने काले पदार्थों के अस्तित्व को इस सिद्धांत में मान्यता दी है, जिसकी व्याख्या 1967 में रॉबर्ट बेगोनेर ने विस्तृत रूप से की है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष या 15 बिलियन वर्ष पूर्व घने या भारी पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट और उससे जनित विकिरण से पदार्थों में बिखराव से हुआ।
बिखरे हुए पदार्थ के समूहन से अनेकों पिंड निर्मित हुए। इन पिंडों के आकार में वृद्धि से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और आकाश गंगाओं में से निकले पदार्थों के समूहन से तारों का निर्माण हुआ। तारों में विस्फोट के कारण पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में 8 ग्रहों के रूप में हम देख सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सिलसिलेवार रूप में शोध होते रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कोई भी सिद्धांत मान्यता प्राप्त नहीं है और वर्तमान में इसमें शोध जारी है। अब हम देखते हैं भूवैज्ञानिक समय मापनी, या इसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित सिलसिलेवार अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कई मिलियन वर्षों का अध्ययन, उसे कई पीरियड, इपोक और एरा में बांटा गया है, जिसे अलग अलग करके स्टडी करेंगे। पृथ्वी के इतिहास को जानने के संबंध में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन महोदय द्वारा किया गया। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभक्त किया गया, जिसे कल्प या एरा कहते हैं, जिसमें शामिल है नियोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक, प्लियोजोइक, प्री प्लियोजोइक और अजोइक। एरा के उपविभाग को युग या इपोक कहा जाता है, जिसमें इपोक में है क्वार्टेनरी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इन युगों को पुनः छोटे छोटे उपविभागों में बांटा गया, जिसे शक या पीरियड कहा जाता है। पीरियड्स में बहुत सारे उपविभाग किए गए हैं, जैसे होलोसिन, प्लीस्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, क्रेटासियस, जुरासिक, ट्रियासिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलुरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन। आइए अब हम जानते हैं इन युगों, कल्पों और छोटे छोटे विभागों, जिसे शक कहते हैं, इन सब कालों में पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ। पहला है आर्कियन। इस समय पृथ्वी वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में और तत्पश्चात ठोस अवस्था में आ गई। नेक्स्ट है प्री कैम्ब्रियन, जिसमें वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी के सिकुड़ने और ठंडा होने से जलवाष्प का निर्माण और उसके संघनन से वर्षा का होना प्रारंभ हुआ। नदी और सागर का निर्माण हुआ। ताप और दाब के कारण चट्टानों में रूपांतरण, सागरीय घास की उत्पत्ति हुई और इसी समय भूपरपट्टी या पेंजिया का निर्माण हुआ। पेंजिया मीन्स जब स्थल भाग एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया। नेक्स्ट है कैम्ब्रियन पीरियड, जो 600 मिलियन वर्ष पूर्व आया। इस समय ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी पर प्रारंभ हो चुकी थी। लगभग 1000 प्रजातियों का विकास सागरों पर हो चुका था। इस समय सर्वाधिक विकसित समुद्री जीव ट्राइलोबाइट्स का उद्भव देखा जाता है। अगला है ऑर्डोविशियन पीरियड, जो 500 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुआ। इसे सागरीय जीवों का काल भी कहा जाता है, जब पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ और सागरों में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। नेक्स्ट है सिल्यूरियन पीरियड, जो 440 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। जैसे इस समय प्रवाल का विकास हुआ, स्थल पर पौधों का जन्म प्रारंभ हुआ। डेवोनियन काल की शुरुआत 400 मिलियन वर्ष पूर्व से मानी जाती है, जिसमें मत्स्य युग की महान भूमिका है। इस समय मकड़ी, दीमक, स्पाइडर का विकास हुआ। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। यह भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि कोयले का निर्माण भारत में इसी समय से प्रारंभ हुआ। 98% जो भारत का कोयला पाया जाता है वो इसी समय कार्बोनिफेरस काल में बना, और पेंजिया का विभंजन भी कार्बोनिफेरस पीरियड्स में ही माना जाता है। अगला है पर्मियन पीरियड, जो 270 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। जिस समय कोनधारी और पतझड़ वनों का विकास प्रारंभ हो चुका था और दक्षिणी गोलार्धों में स्थलीय भागों में जीवों और पौधों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी। नेक्स्ट है ट्रियासिक पीरियड, जो 225 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है। इस समय उड़ने वाले जीवों का विकास हुआ। जुरासिक काल का विकास डायनासोर के विकास के साथ प्रारंभ हुआ, जो 180 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुआ। इस समय उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ। पुष्प वाली वनस्पतियों का विकास भी प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं क्रेटासियस युग। भारत के
भारत में क्रिटेशियस युग में ही ज्वालामुखी की क्रिया प्रारंभ हुई, जो कि 135 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुई। इस समय डेल्टा का निर्माण और खड़िया मिट्टी का जमाव महत्वपूर्ण है। अगला है इयोसीन पीरियड, जिसे आदि नूतन काल भी कहते हैं। इस समय हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो 70 मिलियन वर्ष पूर्व का है। इस समय व्हेल का विकास, हाथी, घोड़ा, सूअर, गिब्बन आदि का विकास हुआ। अगला है ओलिगोसिन पीरियड, जिसे अधिनूतन काल कहते हैं, जो 40 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है मायोसिन पीरियड या अल्पनूतन काल, 25 मिलियन वर्ष पूर्व। इस समय मोरदार पर्वतों का बृहद निर्माण हुआ। प्रेरी घास का विकास, जल में हड्डी वाले सार का विकास, पानी, हाथी, पक्षी, पेंगुइन का अंटार्कटिका में उद्भव हुआ। साथ ही ड्रायोपिथेकस और सिवोपिथेकस मानव का उद्भव भी मायोसिन काल में ही हुआ। अब है अति नूतन काल या प्लायोसिन का पीरियड, जो कि 7 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुआ। वर्तमान महासागर महाद्वीप का विकास प्लायोसिन पीरियड में ही बना हुआ था। इस समय बड़े बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास, हिमालय का तृतीय उत्थान हुआ और ऑस्ट्रोपिथिकस मानव का विकास भी इसी समय हुआ। अब प्लीस्टोसिन काल में देखते हैं, 1 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुआ, जिसे हिम युग का काल भी कहते हैं। इस समय यूरोप में 4 हिमयुग आया, जिसे गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म नाम से जाना जाता है। इस समय ये जो हिमयुग का काल है, इस समय पृथ्वी में 30% जो है हिम की चादर बिछ गई थी, और जो मिंडेल और रिस का काल है उसे महान हिमयुग भी कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका में भी इस हिमयुग का अध्ययन किया गया, जिसे अंतर हिमयुग और हिमयुग में बांटकर अध्ययन किया गया। जैसे 4 हिमयुग है, गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। इसके बीच में अंतर हिमकाल भी आया, जिसका नामकरण उत्तरी अमेरिका में अलग तरीके से किया गया है। हिमयुगों का नामकरण नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन के नाम से किया गया है। और अंतर हिमयुग या इंटरग्लेशियल पीरियड का नामकरण आफ्टोनियन, यारमाउथ, सांगमन, पोस्ट ग्लेशिएशन के नाम से किया गया है। नियंडरथल या होमो सेपियंस मानव का विकास भी प्लीस्टोसिन काल में ही हुआ है। अब देखते हैं होलोसिन पीरियड, जो कि अभी का समय है। यह काल 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जिस समय सभ्यताओं की शुरुआत हुई। मनुष्य के द्वारा कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स, आपने देखा आर्कियन से लेकर के होलोसिन पीरियड तक किस तरह पृथ्वी किस किस फेज से होकर गुजरी और किस तरह से पृथ्वी के अलग अलग जीवों और पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ये था हमारे जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट क्लास। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के साथ। स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।